लोलिता में अब तक मैंने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, पीड़ा थी। तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं होटल का हिसाब चुकाता हूँ, कहकर मैं नीचे चला गया। नीचे आकर मैंने क्लर्क से इस बात को फिर पूछा कि मेरी पत्नी का टेलीफोन तो नहीं आया था। उसके इनकार करने पर मैंने कहा, खैर कोई बात नहीं, अगर हमारे पीछे फ़ोन आए तो कह दीजिएगा कि हम लोग रॉबर्ट के यहाँ चले गए हैं। क्लर्क ने सहमति में सर हिलाया और मेरे सामने बिल रख दिया। बिल देकर लाउंज की तरफ देखता हुआ बैठने की सोच ही रहा था कि लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। लोलिता नीचे आ गई। मैंने सामान कार में रखवाया और पोर्टर को टिप देकर इंजन स्टार्ट कर दिया। लोलिता अब तक चुप थी। आधे घंटे के बाद हम लोग ब्राइस लैंड की बस्ती से बाहर आ गए। उस आध घंटे में लोलिता ने एक शब्द ही नहीं कहा था। वह चुपचाप एक मैगजीन पढ़ती रही। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने गियर बदलते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। बोलती क्यों नहीं? मैंने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए पूछा। चुप रहो, मुझे परेशान मत करो, कहकर वो दोबारा उसी सीट में धंस गई। अगले आधे घंटे तक मैं चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता हुआ इस बात पर विचार करता रहा कि कहीं उसके साथ मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी है जो सारी उम्र अवसत प्रेतात्मा की तरह मुझ पर मंडराती रहे। मैं सोच रहा था कि उसे किस तरह बातचीत के लिए राजी किया जाए कि पीछे से आवाज़ आई, ओह क्या बात है। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा, मगर गाड़ी इतनी स्पीड थी कि सर न घुमा सका। ध्यान से गाड़ी चलाओ, तुमने अभी एक गिलहरी को गाड़ी के नीचे कुचल दिया है। मेरा मन हुआ कि हंस पड़ूं, लेकिन चुप रहा। अगले पेट्रोल पंप पर जरा थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लेना, वह बोली। मैं जरा बाथरूम जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने कहा और गाड़ी की स्पीड 90 से घटाकर 70 में कर दी। मैं उससे मीठी मीठी इस बात को भी सोच रहा था कि पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है, उससे पहले ही क्यों न इसे गाड़ी रोक लूँ। और रास्ते के इर्द गिर्द फैले हुए जंगल के घने के आसपास मैंने सोचा गाड़ी क्यों नहीं ही रोक दी जाए, ताकि ललिता को ज़्यादा देर तक दबाव न सहना पड़े। गाड़ी की स्पीड कम हो ही रही थी कि वह इस सीट पर संभल कर बैठ गई। पता नहीं गाड़ी की स्पीड के कम होने का उसने क्या अर्थ लगाया था, ठीक या गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने कहा, रुको मत, तुम घबराती क्यों हो? मैंने गाड़ी की स्पीड दोबारा बढ़ा दी। तभी वह हौले से हंसी। मुझे यकीन न हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह सचमुच मुस्कुरा रही थी। उसे इस तरह मुस्कुराते देखकर मेरे मन पर सैकड़ों मन का बोझ जैसे उतर गया। बदमाश कहीं के, उसने कहा। मैं एक सीधी साधी लड़की थी और तुमने बहला फुसलाकर खराब कर दिया। जी कर रहा है इसी वक्त पुलिस को बुलाकर तुम्हारी रिपोर्ट कर दूं, लफंगे कहीं के। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आंख सड़क पर, हाथ स्टीयरिंग पर, कान पीछे, दिमाग अगले शहर में। मैं कई हिस्सों में बटकर रह गया था। कोई हिस्सा कुछ कहता था, कोई कुछ, जैसे बहुत सी आवाज़ें थी और हर आवाज़ का अलग अलग अर्थ था। साय साय करती हवा में लोलिता की आवाज़ फिर उभरी। मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ, लगता है अंदर कहीं जख्म हो गए हैं। मुझे पसीना आ गया। गाड़ी को कंट्रोल रखने की कोशिश करने लगा। तुम्हारे पास कुछ चेंज है? ललिता ने पूछा। मैं माँ से बातचीत करना चाहती हूँ। अस्पताल का नंबर क्या है? नंबर जानकर क्या करोगी? क्यों, तुम माँ से बातचीत नहीं कर सकती? क्योंकि तुम्हारी माँ मर चुकी है। उसने अविश्वास के साथ मुझे देखा, जैसे मैं अभी हंस पड़ूं। मेरी गंभीरता देखकर उसे यकीन कर लेने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे उसे बताना पड़ा कि किन स्थितियों में उसकी माँ दुर्घटना के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई है। वह दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। और शाम होने से पहले हम लोग लैपिंग विले पहुंच गए। लैपिंग विले पहुंचने पर मैंने ललिता को 4 कॉमिक्स, एक चॉकलेट का बॉक्स, 2 कोका कोला, एक शानदार घड़ी, एक जड़ाऊ अंगूठी, एक टेनिस बल्ला, एक जोड़ी स्केटिंग शूज, दूरबीन, ट्रांजिस्टर, च्युइंगम का पैकेट, रेनकोट, धूप का चश्मा, एक बॉक्स सैनिटरी पैड और कुछ नए कपड़े खरीद कर दिए। होटल में हम दोनों अलग अलग कमरे में ठहरे, पर आधी रात को कि ललिता की सिसकियाँ भरती हुई मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों ने समझौता कर लिया था। अब मेरी कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। यह अध्याय अनवरत यात्रा का है। हम दोनों सारे अमेरिका में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए पता नहीं कितनी सड़कों पर से गुजरे, कितने कस्बों में गए और कितने होटलों में ठहरे। शक से बचने के लिए पहले पहल में अगल बगल कमरे किराए पर लेता था, लेकिन यह महसूस करके कि अलग अलग कमरे का किराया भी देना पड़ता है और असुविधाजनक भी रहता है, हम दोनों डबल बेड वाले कमरे में ठहरने लगे। ललिता मेरी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही थी। वैसे स्वभाव में वह 13-14 साल की लड़कियों से किसी भी तरीके से भिन्न नहीं थी। उसे भी जॉर्ज की तेज रफ्तार धुनों पर थिरकना, नाच गाना, आइसक्रीम, सिनेमा, पत्रिकाएं और मनोरंजक पिक्चरें पसंद थीं। रिकॉर्ड सुनना तो मानो उसे मर्ज था। पता नहीं कितने हजार सिक्के मैंने ज्यूक बॉक्सों को भेंट किए होंगे। बुद्धि इतनी थी कि जो भी इश्तहार देखती उस पर यकीन कर लेती।
अगर वह किसी जगह पर लिखा हुआ देखती कि हमारे दुकान पर आइए तो वह उस दुकान में जाने की जिद पकड़ लेती। हम उस दुकान में और आधा घंटा खराब करने के बाद नन्ही नन्ही गुड़ियों, सस्ते गहनों, ऊट पटांग खिलौनों से लदे फदे बाहर निकलते। अगर किसी रेस्तरां के बाहर ठंडी आइसक्रीम का कोई बोर्ड लगा होता तो ललिता आइसक्रीम खरीदे बगैर न रहती। अब उसे कौन समझाता कि आइसक्रीम तो हर जगह ठंडी ही मिलती है, गर्म नहीं। अगर मैं कभी उसकी जिद पूरी न करता तो वह हमारे गुस्से के या तो चुप हो जाती या जोर जोर से रोने लगती। मगर इन सब के अलग उसका अचूक हथियार उसका जिस्म था, उस जिसके लिए हजार मिनटें और मन मनोवल करती तब मेरी बाहों में आती। कई बार सड़क पर गाड़ी चलाते चलाते मेरा जी थोड़ी देर के लिए जंगलों में रुककर प्राकृतिक छांव के नीचे देह की प्यास बुझाने के लिए कर जाता। तो वह सैकड़ों नखरे करने के बाद किसी न किसी किस्म का बहाना करवा कर ही हाथ लगवाने की अनुमति देती। मैं शुरू में ही जान लिया था कि अगर ललिता के संबंध बनाए रखना है तो सिर्फ उसकी मांगें पूरी कर देने से ही काम नहीं बनेगा, उस पर कोई न कोई प्रतिबंध भी लगाकर चलना होगा। इसलिए मैं अक्सर उसके कानों में फूंकता रहता कि तुम्हारे संबंध एकदम गुप्त रहने चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, अलबत्ता तुम्हें सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। मैं उसके मन में डर बिठाते हुए कहता, सुधार गृह या नारी निकेतन का मतलब जानती हो? ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जा सकता है कि धरती पर बना हुआ नर्क का टुकड़ा, जहां अच्छा खाना है, सुख मिलने के बाद तो दूर कच्ची पक्की रोटी तथा च्युइंगम तक मिलना दूभर हो जाएगा। अतः हम लोगों की भलाई इसी में है कि एक दूसरे का राज पर पर्दा डालते हुए चुपचाप आराम से दिन गुजारते रहें। फिर मेरे साथ रहने में तुम्हारा नुकसान भी क्या है? दुनिया के तमाम सुख तुम्हारे कदमों में पड़े हुए हैं, तुम जो चाहती हो मिल जाता है। और कहीं जाओगी तो तुम्हारा आदमी तुम्हारी जैसी निकम्मी फूहड़ लड़की को मुंह लगाना पसंद न करेगा। ललिता पर मेरी इन बातों का गहरा असर पड़ा था। हम दोनों में बिल्कुल दोस्ती जैसे संबंध स्थापित हो गए थे। वहाँ से वह चाहे कि जितनी भी समझदार हो रही हो, पर हर दिन उसका दिल बहलाने के लिए कोई न कोई योजना बनानी पड़ती थी। यह बहाना वर्जीनिया में लाइट हाउस दिखाने का होता या अरकनसास की गुफाओं में बने हुए अजीबोगरीब कैफे में ले जाने का, खूबसूरत फोटो खरीद कर उसे देने का हो या जी भर आइसक्रीम खिलाने का। दिन गुजारने के लिए सुबह से ही ललिता को एक आध सपना चाहिए होता था, जिसके कंधों पर लद कर वह रात मेरी बाहों में उड़ी उड़ी फिरती रही। इन तमाम यात्राओं के दौरान मुझे ललिता पर कड़ी निगाह भी रखनी पड़ रही थी। मुझे हमेशा इस बात की शंका बनी रहती थी कि किसी को शक हो गया या किसी ने ललिता के साथ हमदर्दी दिखाकर बात पूछ ली तो सारा भांडा फूट जाएगा। 2-3 महीनों की पूर्ण स्वच्छंदता में ललिता की देह में एक ऐसा निखार आ गया कि वह जहां भी जाती लोग उसे एक नज़र देखकर दोबारा देखे बिना न रहते। शायद उसके लहू में थरथराती हुई मेरी उत्तेजना की लपटों ने उसे यहाँ वहाँ से धो दिया था। जहाँ छू दिए वहाँ पर जवानी और बचपन के बीच की दीवारें टूट जाती। 2-3 बार यादगार घटनाएं भी घटी। एक बार गर्मियों की एक दोपहर को हम लोग पहाड़ी रास्ते पर सफर करते करते पेड़ों की घनी छांव देखकर सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करके नीचे चट्टानों पर उतर आए थे। मैंने एक दरी दोहरी करके पत्थरों पर बिछा दी और चरमराते पत्थरों की गर्म छांव में ललिता की देह मेरी परछाई में गुम हो गई थी कि यकायक उफान उतर जाने के बाद ललिता ने रोना शुरू कर दिया। शायद उसे शुरू में कोई चीज़ मांगी थी। मैंने उत्तेजना की हालत में हाँ कह दी थी और अब उसे छोड़ने के लिए मजाक में वायदे से मुकर रहा था। ललिता मजाक न समझ पाई थी और बच्चों की तरह सिसकियां भर भर कर रोने लगी थी। मैं उसके निर्वस्त्र जिस्म बार बार हाथ फेरता हुआ उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। यह बार बार मेरा हाथ झटक कर दूर कर देती थी, मुझे दूर हो कह देती थी और खुद वह पत्तों के नीचे चुभती हुई किसी सूखी टहन सहते हुए भी पड़ी रही थी। मैंने कोहनियों पर सर टिकाए निर्वस्त्र जिस्म की खूबसूरती को निहारने की कोशिश कर रहा था कि पता नहीं कहाँ से 2 बच्चे खेलते हुए हमारी ओर निकल आए थे। मैं बच्चों के अकस्मात आ जाने से सहम उठ गया था। उठने में जल्दी न कर पाया। ललिता ने भी बच्चों को देख लिया था। वह हड़बड़ी से उठी तभी करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत सामने आई। बच्चे के पीछे से आवाज उभरी, टिन्नी टोनी तुम कहाँ चले गए? जब तक हम संभलते एक मोटी ताजी औरत बच्चों का पीछा करते हुए हमारे सरों पर आ सवार हुई। मैं हड़बड़ा उठा। ललिता का चेहरा भी धुआं हो गया। हम उठकर उसी हालत में कपड़े और दरी समेटे भागकर कार तक पहुंचे। हमने कार के कुछ फासले पर एक आदमी की झलक पाई, पर इत्तेफाक से वह हमारी ओर पीठ किए कैमरे से चित्र ले रहा था। वह इतना व्यस्त था कि हमारे भागकर कार तक पहुंचने की आहट तक सुनाई न दी। मैंने समय गंवाए बगैर गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। कार को तेजी से भगाते भगाते
मैंने मोड़ घूमते समय पीछे पलट कर देखा। वह मोटी ताजी औरत मुंह खोले हमें यूं विस्मय से भरी नजरों से देख रही थी जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। कुछ आगे जाकर मैंने गाड़ी रोककर अपने तन पर कपड़े डाले, ललिता को कपड़े पहनने को दिए। पिछली सीट पर बैठी ललिता ने कपड़े पहनते पहनते वो गालियां मुझे सुनाई कि बस ईश्वर ही जानता है कि मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता था कि लड़की ऐसी भी गालियां बक सकती हैं। ललिता की गालियां सुनकर भी मैं हंस रहा था, खुश था। और सच्चाई यह है कि अगस्त 1947 से लेकर अगस्त 1948 तक पूरे एक वर्ष तक मेरी खुशी की सीमा न थी। मैं एक छोकरी के नाज नखरे उठाते हुए दिन भर इधर से उधर मारे मारे फिरकर रात को अजनबी होटलों के रंग बिरंगे कमरों में उसी लड़की की बाहों में पिघलने के बाद अगले दिन फिर यात्राओं पर बढ़ जाने से बढ़कर सुख की और कल्पना भी न कर सकता था। बेहूदगी और गुस्सा करने के बावजूद ललिता मेरे लिए संसार की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं उसकी बात पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक जगह से दूसरी जगह भगाने की थकान भी मुझे होती थी, मगर उस थकान को उतारने वाली ललिता भी तो थी साथ है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि साल का अरसा ललिता के साथ भाग दौड़ से गुजरा और हम दोनों ने अमेरिका का कोना कोना छान मारा। न्यू इंग्लैंड से चलकर दक्षिण में डिज्नीलैंड होते हुए हम दोनों कपास के मैदानों को पार करते प्रशांत महासागर के तट पर पहुंचे। रास्ते में फ्लोरिडा भी पड़ता, मगर वहां मैंने ठहरने का इरादा इसलिए न बनाया कि संभव वहां शार्लट का कोई परिचित मिल जाए। प्रशांत महासागर के उत्तर की ओर घने जंगल को काटती हुई सड़कों पर दौड़ते हुए हम कनाडा की सीमा छूकर पूर्व की ओर बढ़ने लगे। इन यात्राओं में मैंने जो आनंद भोगा है वह अवर्णनीय है, मगर इसके साथ ही इन 1000 मीलों की दौड़ का कोई अर्थ न था। इतनी दूर गाड़ी चलाने के बाद भी हमें प्राकृतिक दृश्यों, शहरों, कस्बों और जंगलों या होटलों की याद न थी। इस बीच ललिता का स्वास्थ्य भी पहले से कहीं अधिक अच्छा हो गया था। उसका कद 2 इंच और भार 8 पाउंड बढ़ गया था। पर उपलब्धि के नाम पर वासना की आपूर्ति के अलावा मेरे पास कुछ न था। तो मैले नक्शे, मार्गदर्शक किताबें, पुराने टायर और ललिता का दिन ब दिन चिड़चिड़ापन। इस बीच खर्च की भी सब सम्मुख उठ खड़ी हुई थी। इन यात्राओं के दौरान मेरा अधिक गूंजी खर्च हो चुकी थी। मैं इस बात को सोचने लगा था कि जमकर मुझे कोई काम शुरू कर देना चाहिए ताकि इस बंजारेपन की जिंदगी से मुक्ति तो मिले, साथ ही ललिता की पढ़ाई लिखाई भी ठीक से हो पाए, रक्त संबंध प्रबंधन हो पाए। अंततः काफी सोच विचार के बाद मैंने बिडले में ठहर जाने का निर्णय लिया। बिडरले का चयन करते समय मेरे सामने 2 बातें थी। एक तो वहाँ की लड़कियों के स्कूल थे जहाँ ललिता पढ़ सकती थी, दूसरे वहाँ एक कॉलेज था जहाँ मैं पढ़ा सकता था। उस कॉलेज में फ्रेंच पढ़ाने वाले अध्यापक से 5 साल पहले मैं मिला था। तब मिस्टर गैस्टन ने मुझे कॉलेज में लेक्चरर का पद देने का आमंत्रित किया था, मगर बड़ी बड़ी लड़कियों को लेक्चर देने से नफरत होने के कारण मैं ऑफर अस्वीकार कर दिया। कुछ समय बाद गैस्टन ने एक पत्र में मेरी प्रशंसा करते हुए मुझे लिखा था कि मैं न सही पर मेरी फ्रेंच इंग्लिश पाठ्य पुस्तक वे वहाँ पढ़ा रहे हैं। बिडरले पहुंचकर हमें एक होटल में ठहरना पड़ा। फिर वहाँ के थिएटर स्ट्रीट में हमने एक मकान ढूंढ लिया। यह मकान कॉलेज के केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर का था जो इन दिनों लंबी छुट्टी लेकर बाहर गए हुए थे। मकान में फर्नीचर वगैरह सब कुछ था। हमें साज सजावट की कोई चीज़ खरीदने की जरूरत न थी। मकान का मामला तय होने पर मैं साजो सामान और ललिता के साथ वहाँ पहुँच गया। मकान की ड्राइविंग रूम में घुसते ही ललिता ने रेडियो ऑन कर दिया और सोफे पर लेटकर पास पड़ी हुई मैगजीनों से एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगे। मैंने मकान का मुआयना शुरू किया। मकान बिल्कुल साधारण किस्म का था। कई कमरों को झांकने के बाद मैं दूसरी मंजिल के छज्जे पर जाकर खड़ा हो गया। छज्जे के सामने लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। खड़ा चारों ओर देख ही रहा था कि दूर से घंटी बजी और सामने दिखाई पड़ने वाली लाल बिल्डिंगों में से फ्रॉक पहने, किताब सीने से लगाए, हंसती मचलती 12-13 साल की लड़कियों के ग्रुप बाहर आने शुरू हो गए। मेरा दिल खुश हो गया। मैंने मन ही मन सोचा कि मकान बढ़िया नहीं तो क्या हुआ, कम से कम बैठे बिठाए दिन में 2-4 बार लड़कियां तो देखने को मिला करेंगी। मैं नीचे चला आया। अगले दिन मैं ललिता को अपने साथ लेकर एक स्कूल में दाखिला करवाने ले गया। स्कूल पहुंचते ही क्लर्क ने हमारा स्वागत किया। मैंने ललिता को उसकी हम उम्र की लड़कियों के साथ प्लेग्राउंड की ओर खेलने को भेज दिया। जल्द ही मेरी मुलाकात हेड मिस्ट्रेस से हुई। उसने बड़ी आत्मीयता से मेरा स्वागत किया। जब हम बैठ गए तो चश्मा उतार कर रखते हुए बोली, प्रोफेसर गैस्टन ने आपका जिक्र किया था। वे हमारे स्कूल के बहुत शुभचिंतक हैं और हम अपने सभी मित्रों के बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए यहीं भेजते हैं। मैं मन ही मन हंसा।
यह बात सच थी कि मिस्टर वेस्टन से उस स्कूल के बारे में चर्चा चली थी। उन्होंने मुंह बिचका कर कहा था कि वह स्कूल से निकम्मी और दूसरी जगह नहीं। पर मेरे इस बात के पूछने पर कि कोई और दूसरी स्कूल में बताए, इस बात पर सोच में पड़ गए थे। किसी भी दूसरे स्कूल का नाम न ले सके। अंततः उन्हें कहना पड़ा कि यह अब वह स्कूल जैसा भी है पर अन्य स्कूलों से बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे स्कूल के हेड मिस्ट्रेस को फ़ोन कर देंगे। फ़ोन करने वाली बात इसलिए ताकि हेड मिस्ट्रेस मुझे से पूर्व ही परिचित रहे और परिचय के मामले में सवाल जवाब में समय न गंवाएं। यही वजह थी कि हेड मिस्ट्रेस मिस्टर वेस्टन का नाम लिया और तपाक से स्वागत भी किया। वह कह रही थी कि हमारा स्कूल आम स्कूल से जरा हटकर है। हम अपनी लड़कियों को किताबी कीड़ा बनाने के बजाय सुसंस्कृत और सभ्य बनाने में अधिक विश्वास रखते हैं। दिल हो गया है कि दुनियादारी आज का सामाजिक जीवन की जिंदगी में उतरते समय अगर हम उन्हें कुछ बीती हुई गीढ़ विकास नहीं हो पाता, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, बादशाहों कीड़े मकोड़ों का नाम ही बताकर अपने कर्तव्य की इतरसी मान लें तो इससे फायदा क्या होगा। उन्होंने बच्चों की बीमारी में काम आने वाली दवाओं, खाने में पड़ने वाले मसालों की जानकारी कहीं ज़्यादा जरूरी। क्यों, आप मुझसे सहमत है ना? एक प्रश्न पूछे जाने पर मैं थोड़ा हबड़ा गया, फिर संभल कर बोला, जी दरअसल यूनिवर्सिटी से मेरा संपर्क छूटे इतना अरसा हो गया है कि मैं आजकल स्कूल के कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। वह समझ गई कि मैं शिष्टाचार के नाते उनकी बात काट नहीं रहा हूँ मगर संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, जरा जेबी और मार्गरेट को बुला लाना। चपरासी के चले जाने के बाद वे मुझसे बोली, मैं अपने स्कूल की 2 लड़कियों को बुला रही हूँ। आप उनसे बातचीत करके देखिए, संभव है हमारे स्तर पर आप पूर्णतः संतुष्ट हों। थोड़ी देर बाद 2 लड़कियां अंदर आई। हेड मिस्ट्रेस ने उन दोनों को मुझसे परिचय करवाया और खुद कमरे से बाहर चली गई। उनके बाहर जाते ही उन दोनों लड़कियों को देखकर मेरा मन मचलने लगा। दोनों लड़कियों की उम्र 12-13 साल के आसपास थी। मैं कोई एकाध हरकत कर बैठता, कुछ ज़्यादा नहीं तो उनके करीब बुलाकर उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार में बात करने के बहाने उनके पीठ, कमर और नितंब पर हाथ फिरा ही लेता। मगर एक तो लड़कियां 2 थी। दूसरे मुझे ख्याल आया कि मैं ललिता को यहाँ भर्ती कराने आया था, अय्यासी करने नहीं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए मैंने दोनों से मौसम, इतिहास, भूगोल और जीवन की आम समस्याओं के बारे में विविध प्रश्न किए। दोनों लड़कियों ने बड़े बेझिझक भाव से प्रश्नों के उत्तर दिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत भी थे मगर उनकी गलतियों को मैं खुद ही अधिक जिम्मेदार था। उन 12-13 साल की लड़कियों से यूनिवर्सिटी स्तर के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। बावजूद इसके यह तो मैं मान ही गया था कि उनका बौद्धिक स्तर उनकी उम्र से कहीं अधिक है। थोड़ा झिझक होने के बावजूद मैं उनसे बड़े आराम से इधर उधर की बातें कर रहा था। चोरी चोरी से जा सकता था मगर हेरा फेरी से नहीं। मुझे उनसे आँख सेकने का मौका तो मिल रहा था। आंखें तो बंद करके रख ही नहीं सकता था, सो आंखें सेक रहा था। अभी यह कुछ सिलसिला कुछ देर और चलता रहा कि तभी हेड मिस्ट्रेस आ गई। मुझे अपनी नज़रें उस पर टिकानी पड़ी। मैंने मन ही मन चटखारा लेकर अब तक का सरसपन कंठ से नीचे उतारा और हेड मिस्ट्रेस की ओर पूरी तरह मुखातिब हो गया। हेड मिस्ट्रेस ने मेरे चेहरे के भावों से ही संतुष्टि का अंदाजा कर लिया था, सो लड़कियों को जाने की इजाज़त दे दी। काश हेड मिस्ट्रेस इस बात को जान पाती कि मुझे उनके प्रश्नों के उत्तर से कहीं ज़्यादा उन किशोर युवा यंगों की मादकता से संतुष्टि प्राप्त हुई थी। एक ही स्वाद को साल भर से कुछ ज़्यादा समय तक चखते रहने के बाद मुझे एकदम से रसमलाई का आनंद उठाने का मौका मिल गया था। लड़कियां चली गई थी। कहिए, हमारे विद्यार्थी आपको पसंद आए? हेड मिस्ट्रेस ने सवाल पूछा। बहुत, मैंने संक्षिप्त में उत्तर दिया। लेखक और प्रोफेसर होने के नाते मैं बातचीत में बहुत किफ़ायती शब्दों का इस्तेमाल करता था। फिर भी मैंने कहा, आपकी प्रणाली परंपरागत प्रणालियों से जरा भिन्न अवश्य है, लेकिन उन दोनों लड़कियों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि इस प्रणाली में ऐसा कोई दोष नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को किसी अन्य स्कूल में भर्ती कराने के लिए सोचूं। हेड मिस्ट्रेस मुस्कुराई। स्पष्ट था कि प्रशंसा के ये शब्द अच्छे लगे थे। उन्हें मालूम न था कि वे कितना तगड़ा चारा मेरे सामने डाल चुकी हैं। फीस और फॉर्म जमा कहाँ किए जाएंगे? मैंने बातचीत खत्म करने के इरादे से पूछा। हेडमिस्ट्रेस ने घंटी बजाई। चपरासी अंदर आया। इन्हें मिसेस सीवर्ड के पास ले जाओ, उन्होंने चपरासी से कहा और मेरी ओर देखती हुई बोली, आप इनके साथ चले जाइए। बाहर दफ्तर में आपसे आवश्यक कागजातों पर हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे।
दफ्तर में लगभग आधा घंटा लग गया। सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद मैंने ललिता को बुलावा भेजा। वह खेल में लगी हुई थी, आना नहीं चाहती थी। काफी समय के बाद उन्मुक्त वातावरण मिला था, पर उसे आना पड़ा। गैस्टन के बिडबले में काफी सम्मान था। यह सम्मान उसने स्वयं अर्जित किया था। वो लोग उसका नाम सम्मान से लेते थे। वह जिधर से गुजरता था हैट उतार कर उसका अभिवादन करते थे। उसके परिचय से मुझे भी सामाजिक व्यवहार बनाने में लाभ मिलने की आशा थी। सब उसका सम्मान करते थे और वह मेरा सम्मान करता था। जब भी वह मिलता था वह मेरे पास आ जाता। हम दोनों के बीच शतरंज की बाजी बिछती और उसे लेकर ललिता के लिए मुझे कोई ऐतराज नजर न आया था। उसके अलावा मैं अन्य हर ओर से सतर्कता बरतना चाहता था कि मेरे यहाँ लोगों का आना जाना न हो। हमारे सामने वाले मकान में मिस फेबियन नामक विधवा रहती थी। वह पहले दिन से ही ललिता में रुचि लेने लगी थी। उसके स्कूल आते जाते समय वह उसे टोकती थी, अपने यहाँ आने की आमंत्रित करती थी। और मुझे यह जरा भी पसंद न था कि ललिता किसी से भी घुले मिले। नौकर के नाम पर हमारे यहाँ सिर्फ एक औरत काम करने आती थी। काम तो यह ठीक करती थी, मगर उससे बात व्यवहार से मुझे पहले दिन से लगा था कि वह सक्की मिजाज की है। ललिता को अपनी बेटी बताने के बाद उसने खोद कर कुछ अन्य बातें पूछनी चाहिए, जैसे कि उसकी माँ कहाँ है, बिन माँ की बच्ची को पालना मेरे लिए तो काफ़ी तकलीफ देह होता होगा, क्यों ना मैं बोर्डिंग हाउस में ललिता को रख दूँ, वगैरह वगैरह। वह आगे ज़्यादा बातों की पूछताछ न करे, इसलिए मैंने उससे जहाँ यह साबित कर दिया था कि मुझे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, वहीं उसकी ड्यूटी बांध दी। उससे अपने कमरे में तो घुसने ही न देता था। बिस्तरों को झाड़ने और चादर बदलने का कार्य पर तो उसे हाथ भी न लगाने दिया। डर था कि कहीं वह हमारे भेद को जान न ले। ललिता को भी समझा दिया कि उससे कोई बात न करे। यह सब सतर्कताएं जहाँ चल रही थी, वहीं मैं इस बात को भी महसूस कर रहा था। ललिता रोज पहले से ज़्यादा जिद्दी और चालाक होती जा रही थी। ललिता भी भली बात समझ चुकी थी कि दुनियाई तौर पर भले ही वह मेरी बेटी कहलाती, मगर उसकी सारी खुशियाँ मेरी मुट्ठी में बंद है। इसलिए वह जिस्म के मामले में मुझे पूरी तरह मोहताज बनाई हुई थी। यह मुझे जिस तरह चाहती थी घुमा सकती थी। एक बार इस तरह का एहसास हो जाने पर वो मुझे बिस्तर पर मुझसे कोई बात मनवा सकती है। उसने मेरी इस कमजोरी को भरपूर दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। कई बार तो एक चुंबन के लिए वो मुझसे घंटों खुशामद करवा लेती थी। कई बार तो वह जब तक नया खिलौना न आए या कोई नई चीज़ दिलवाने का मुझसे वादा न करा लेते थे, अपने पूठे पर हाथ न धरने देते थे। पिछले 3 महीनों में उसने मुझ पर दबाव डालकर अपना जेब खर्च दुगना करवा लिया था। 1-2 बार मैंने यह जानने की भी कोशिश की थी कि वह इतने पैसे को करती क्या है। उसकी सारी ज़रूरतें तो मैं पूरी कर देता हूँ। स्पष्ट था कि वह या तो स्कूल में रोज़ अपनी सहेलियों को पार्टी देती थी या फिर मुझसे चुरा कर पैसे को जोड़ रही है। और मुझे शंका सताने लगी थी कि ऐसा होने ढेर सारे रुपयों को एकत्र कर कहीं किसी दिन फुर्र न हो जाए। सरकारी वकील ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने ललिता को उसके सगे संबंधियों से दूर रखकर जेल किसी कोठरी में बंद रखा। सरकारी वकील ने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैंने ललिता को उसके सगे संबंधियों से दूर रखकर कोठरी में बंद कर दिया। श्रीमान, यह आरोप निराधार है। मैंने ललिता को कभी भी कैद में रखने की चेष्टा नहीं की। उसे लड़कियों से मिलने जुलने की पूरी आज़ादी थी। आपको मेरी बातें अजीब लगेंगी। अब यह बात दूसरी है कि ईर्ष्यालु स्वभाव होने के कारण मैं किसी भी पुरुष से उसकी मित्रता होते न देखना चाहता था, चाहे उसकी उम्र 12 साल की हो, चाहे 72 साल की हो। लड़कियों में उसकी दोस्त ओपल, लिंडा, एविस, ईवा थी, लेकिन मोना उसकी पक्की दोस्त थी। एक आध बार मोना से बातचीत होने पर मैंने ललिता के बॉयफ्रेंड के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन मोना ने पहले ही कोई जवाब न दिया। फिर मैंने घुमा फिरा कर 2-3 बार बात वही प्रश्न दोहराया तो हंसती हुई बोली, ललिता को कोई लड़कों में कोई रुचि नहीं है। वह उनसे दोस्ती करने के बजाय उनका मजाक उड़ाती है। और सच पूछिए तो हम दोनों ही रिगर पर मरती हैं। रिगर ब्रिडसले का हीरो था। उम्र 32 वर्ष, पेस फुटबॉल खेलने और शौक शराब पीकर सड़कों पर गाते हुए घूमना। मैं समझ गया मोना मजाक कर रही है, बल्कि संतुष्ट हो गया था कि ललिता का झुकाव अभी किसी लड़के की ओर नहीं बन पाया है। दिन यूं ही बेफिक्री में गुजर रहे थे। एक दिन ललिता ने स्कूल से लौटने के बाद मुझे बताया कि उसके स्कूल में ड्रामा होने जा रहा है। उसके कथन से ड्रामे के प्रति उसकी जिज्ञासा का ज्ञान हुआ। मैंने पूछा, तुम भी उसमें हिस्सा लोगी? नाश्ते की मेज पर केक का पीस मुंह में रखते हुए मैंने पूछा। अभी तक कुछ नहीं सोचा है। क्यों?
क्योंकि जब तक मैं डैडी से पूछ नहीं लेती कुछ नहीं कर सकती। उसने मुस्कुरा कर कहा, यद्यपि सभी लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मैं ड्रामे में हिस्सा लूँ। मैंने विस्मय के साथ उसकी ओर देखा। थोड़ा अविश्वास सा हुआ, कुछ खुशी भी। खुशी इस बात पर कि उसने मेरे अपने दिल में मेरे लिए इतना सम्मान रखा था कि कोई भी नया काम करने से पहले मुझसे पूछना आवश्यक समझती थी। और अविश्वास इस बात का कि वाकई क्या ललिता मेरा इतना सम्मान करती थी। मैंने चाय पीते हुए कहा, सोच कर बताऊँगा। उसने जिद न की। मैं रात भर सोचता रहा कि उसे ड्रामे में हिस्सा लेने दूं या न लेने दूं। उसके उत्साह से मैं इस बात का आभास पा चुका था कि वह ड्रामे में हिस्सा लेने के लिए बेताब है। उसे अनुमति न देने का अर्थ था कि उसके मन में हीन भावना जन्म ले बैठे। वह इस बात को मान बैठे कि मैं उस पर अधिक अंकुश रखता हूँ। मनोविज्ञान का जानकार होने के नाते मैं इस बात को भी समझता था कि अगर इस तरह बच्चों की भावनाओं को दबाया जाए तो उच्च श्रृंखला अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। उनके मन में विद्रोह की भावना जन्म ले बैठती है। वे जहाँ अभिभावक से पूछकर काम करने की आदत रखते हैं, वहीं उसके विरुद्ध जाकर वे चोरी से काम करने लगते हैं। उन्हें पूर्वानुमान होता है कि आमुख कार्य की इजाज़त तो उन्हें मिलेगी नहीं। यह स्थिति खतरनाक होती है और भारत में बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को रखते हैं। साथ ही साथ उसे नाटक में हिस्सा लेने देने की अनुमति देने का अर्थ था कि रिहर्सल के बहाने समय असमय घर आना। ड्रामे में हिस्सा लेते हुए वह हिस्सा लेने वाले कुछ युवकों के भी संपर्क में आएगी, कुछ अन्य लोगों को भी संपर्क में आ सकते हैं जिनका पढ़ने से ताल्लुक ना होगा, नाटक वगैरह सिखाने का ताल्लुक हो। उनमें से वह ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ वो खुल जाती और वह भेद हम दोनों के बीच सीमित है, किसी पर भी खुल जाता। ड्रामे में काम करने वाला कोई लड़का उसकी कोमल भावनाओं को उभार कर उसे इतनी निकटता बना लेता कि आगे चलकर मेरे लिए दुखदायी बन जाता। काफ़ी सोच विचार के बाद अंततः मैंने यही निर्णय किया कि उस पर अंकुश रखूंगा। सुबह को स्कूल जाते समय ललिता ने पूछा, तो क्या सोचा, मैं ड्रामे में हिस्सा लूँ या न लूँ? मैंने शुष्कता से जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी, पढ़ाई लिखाई का नुकसान होगा। वह चुपचाप चली गई। मुझे इस बात का जरा भी अनुमान न था कि मन ही मन उसमें ज्वालामुखी धधक रहा है। शाम को जब वह पढ़कर आई तो किताब कापियाँ पटकते हुए बोले, आपको हेड मिस्ट्रेस ने याद किया है? क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। तुम्हारी फीस तो समय पर जमा कर दी गई है। बात फीस की नहीं है। फिर तुमने क्या कोई शरारत कर दी जिसकी शिकायत के लिए मुझे बुलाया गया है? ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या है? मुझे नहीं मालूम। हेड मिस्ट्रेस ने चलते समय कहा था कि मैं अपने डैडी को भेज दूँ। मैंने आपसे कह दिया। अगले दिन मैं हेड मिस्ट्रेस से मिलने गया। उत्सुकता से मैं भरा हुआ था। हेड मिस्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए अपनी औपचारिकता दसित हुए मेरा स्वागत किया। बैठने की औपचारिकता के बाद उन्होंने मुझसे कहा, मैं आपको इसलिए याद किया है क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि आपको अपनी बेटी का ड्रामे में हिस्सा लेना पसंद नहीं। अब मैं समझा उनके उत्तर के लिए मैं तैयार न था। मैं कहा, जी हाँ, उसने मुझसे अनुमति चाहिए थी, मैंने मना कर दिया। और मना करने की वजह यह है कि मैं इस बात को नहीं चाहता कि वह इस उम्र के लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी मिले। उसे पढ़ाई लिखाई के नाम पर यूँ भी पूरी आज़ादी मिली हुई है। वो इसके अलावा ड्रामे में लड़के भी काम करेंगे, मुझे यह बात पसंद नहीं है। मैंने एक ही सांस में यह बात कह दी थी ताकि किस्तों में कहने की कोई आवश्यकता न रहे। हेड मिस्ट्रेस ने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, मेरे चुप रहने पर कहा, मिस्टर हिम्बर्ट, जो बात आपने कही है उसका हमें पूरा ध्यान है, पूरा ध्यान है। हम भी इस बात को समझते हैं कि इस उम्र की लड़कियों को कितनी छूट दी जानी चाहिए, कितनी नहीं। स्कूल की तमाम लड़कियों की जिम्मेवारी हम लोगों पर है और हमने हमेशा इस बात पर निगाह रखी है कि किसी विषय को लेकर स्कूल की बदनामी न उठानी पड़े। आपकी बेटी में टैलेंट है। 2-4 बार की रिहर्सल में ड्रामा टीचर ने जो टैलेंट पाया है उसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। यदि रिहर्सल की वजह से कभी देर तक रुकना पड़ता है तो स्कूल की ओर से इस बात की व्यवस्था रहेगी, किसी न किसी टीचर के साथ उसे घर तक पहुंचा दिया जाए। ड्रामा स्कूल के वार्षिक उत्सव के अवसर पर खेला जाएगा। इससे स्कूल का नाम तो होगा ही, आपकी बेटी भी पूरे शहर में चमक जाएगी। हेड मिस्ट्रेस के लंबे चौड़े लेक्चर के बाद मैंने पूछा, ड्रामा का नाम क्या है? एन्चेंटेड हंटर्स, उसने बताया। मैं चौंका क्योंकि यह उस होटल का नाम था जहां मैंने ललिता की देह को प्रथम बार पाया था। उसके बाद तो ललिता पर अपने ड्रामे का पार्ट याद करने की धुन सी सवार हो गई थी। सुबह सुबह हो हाँ तो, शाम हो तो,
वह तो अपने सामने ड्रामे का स्क्रिप्ट खोले आईने के सामने खड़ी ड्रामे का संवाद दोहरा ही रही होती है। हमेशा एक्टिंग की रिहर्सल करती रहती थी। उसकी यह तन्मयता से मुझे खुशी ही होती। इस बीच इस बात की जानकारी पाकर ड्रामे में उसे पियानो भी बजाना है रोल में स्वाभाविकता लाने के लिए मैंने उसे सप्ताह में एक बार मिस एम्परर के यहाँ जाकर पियानो सीखने की भी इजाज़त दे दी। पियानो सीखने का चार्ज भी मैंने जमा कर दिया। उस दिन मंगलवार था। मैंने शाम के समय मिस्टर गेस्टन के साथ शतरंज की बाजियाँ लड़ा रहा था। बाजी फंसी हुई थी। मेरी सारी तन्मयता शतरंज के मोहरों के साथ थी। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। 1-2 घंटी बजने पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर जब घंटी बजती रही तब मेरा ध्यान भंग होने लगा तो मुझे जाकर कॉल अटेंड करनी पड़ी। फ़ोन मिस एम्परर का था। मेरी आवाज़ का परिचय जाकर उन्हें सिखाते स्वर में कहा, क्या बात है मिस्टर हिम्बर्ट, क्या आपकी बेटी पियानो सीखने का इरादा स्थगित कर दिया है? वह पिछले मंगलवार को भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई। मैं उसकी प्रतीक्षा करती रह गई। मेरी ऊपर की सांस मेरी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई। मेरी समझ में न आया कि क्या उत्तर दूँ। मैं खुद को संभाल कर संयमित भाव से उत्तर दिया, आई एम सॉरी मिस एम्परर, मैं आपको सूचना न दे सका। दरअसल पिछले मंगलवार को ललिता की तबीयत खराब हो गई थी और आज भी आपको कष्ट हुआ, उसके लिए खेद है। आइंदा अगर ऐसी कोई बात होती है तो आपको पूरी सूचना दे दी जाएगी। मुझे आज का कोई उचित बहाना न सूझ सका था, अतः मैंने अधूरी बात छोड़कर उस दिन भी ललिता के अस्वस्थ होने की बात एक प्रकार से कह दी। कोई बात नहीं। उधर से फ़ोन रख दिया गया। फ़ोन रखकर मैं गेस्टन के साथ बिछी बाजी को पूरी करने के लिए बढ़ाया, मगर मन स्थिति उखड़ी थी। इस बात से गेस्टन को उजागर करना आवश्यक न था, अतः बाजियाँ चलता रहा। बेमन से चालें चलने की वजह से 2-3 बाजी में ही मात खा गया। मिस्टर गेस्टन को भी खेल में मजा आ गया था, अतः उन्होंने आगे खेलने का इरादा त्याग कर घर जाने की बात कही। मैं भी यही चाहता था। उनके जाने के बाद मैंने इस बात की आहट पाई कि ललिता घर में ही थी, अपने कमरे में। मैं तेज कदमों से उसकी कमरे की ओर कमर बढ़ा गया। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने स्कर्ट पहने टांगे हिलाकर नाटक स्क्रिप्ट सामने रखकर रिहर्सल कर रही थी। उसका स्कर्ट काफ़ी सरका हुआ था। उसकी चिकनी पिंडलियों के ऊपर से गुजरती हुई मेरी दृष्टि जांघों पर जा ठहरी। मैंने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से ललिता की जाँचें अच्छी तरह से भरनी शुरू हो चुकी हैं, पर उस समय उसकी देह यष्टि की ओर लोलुप होने के बजाय मेरे दिमाग में उधेड़-बुन थी। उसकी सफाई के लिए उतावला हो रहा था। मैंने सवाल किया, पिछले मंगलवार को तुम मिस एम्परर के यहाँ गई थी? उसने कोई जवाब न दिया। वह उसी तरह स्क्रिप्ट पर नजर टिकाए हाथ में केक का टुकड़ा लिए खाती मुँह चलाती रही। अलबत्ता उसके होठों ने बुदबुदाना बंद कर दिया। और आज तुम कहाँ थी? आप तो खामखा ही नाराज होने लगते हैं। मैंने मेरा दूसरा सवाल सुनकर मेरी ओर उसने देखते हुए कहा, पिछले मंगलवार को मैं और मोना स्कूल से सीधे बाग में चले गए थे। हमें अपना लेसन याद करना था। यहाँ तो सारे दिन घर में बैठे बैठे मन उबने लगता है। मुझे लगा कि वह सच बोल रही है, पर निश्वास न हुआ। अच्छी बात है, मैं चेक किए लेता हूँ, कहकर मैं फ़ोन के पास गया। फ़ोन मोना की माँ ने उठाया। मैंने उनसे फ़ोन पर मोना को बुलाने के लिए कहा। मोना के आ जाने पर मैंने, पिछले मंगलवार को तुम कहाँ थी? पूछा। जी हम बाग में चले गए थे, उसने बेझिझक बताया। लेकिन तुम्हें यह मालूम था कि उस दिन ललिता को पियानो सीखने जाना था? जी मुझे मालूम था। मैंने ललिता को भी कहा था कि मगर उसका मूड इतना ऑफ था कि हम लोगों को दिल बहलाने के लिए बाग में जाना पड़ ही गया। क्या हमने कोई गलती की? नहीं, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। जब मैं फ़ोन रख कर पलटा तो मैंने पाया ड्राइंग रूम में ललिता एक स्टूल पर पाँव रखकर मुझे घूर रही थी। उस समय भी उसकी स्कर्ट सरकी हुई थी और वह कोई भोली भाली लड़की न लगकर ग्राहक की प्रतीक्षा करती बेजारू वेश्या लग रही थी। मुझसे नजरें चार होते ही उसने कटाक्षपूर्ण स्वर में कहा, तसल्ली हो गई? हाँ, मैंने झुंझलाहट में भरकर कहा। ललिता, तुमने मोना को पहले ही सिखा रखा था? रुककर मैंने सशंकित स्वर में पूछा। वह हम दोनों के बारे में कितना जानती है? सब कुछ। उसके इस दो टूक जवाब पर मैं सन्न रह गया। मैंने उसे घूर कर देखा। वह उसी तरह स्टूल पर पाँव रखे धीरे धीरे हिला रही थी। मैंने आवेश में भर उठा, क्रोधित स्वर में कहा, देखो ललिता, बहुत हो चुका। तुम्हें यह बेहुदा हरकतें बंद कर देनी चाहिए। अगर तुमने अपने तौर तरीके न सुधारे तो मुझसे बुरा कोई न होगा।
तब आप क्या करेंगे? उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने गुस्से में जोर से स्टूल पर ठोकर मारी। स्टूल ललिता के पैरों के नीचे से खिसक गया। मैंने चीख कर कहा, अपने कमरे में चली जाओ, मगर वह उसी तरह खड़ी रही। अंदर आओ। मैंने उसकी बाँह पकड़कर उसे अंदर की और ढकेलते हुए कहा, नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। तुम मेरा क्या कर लोगे? उसके बाद हम दोनों में जोर जोर से झगड़ा शुरू हो गया। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि उसे हथियाने के लिए मैंने उसकी माँ की हत्या कर दी है। मैं अपने क्रोध पर काबू न पा रहा था। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? खबरदार जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। मैं चीख चीख कर दुनिया से कहूँगी कि ललिता बात को बतंगड़ बना दे रही थी। इससे पहले कि मैं गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती कर बैठता, फोन की घंटी बज उठी। मेरे फोन उठाने पर किसी औरत की आवाज़ थी। आप लोगों को थोड़ी सी तमीज भी होनी चाहिए। स्वर में चिड़चिड़ापन था। यह शरीफों की बस्ती है। आप लोगों को लड़ने झगड़ने का इतना ही शौक है तो दरवाजे खिड़कियां बंद करके झगड़िए। नुमाइश क्यों लगाते हैं? माफ़ कीजिएगा, मेरा इरादा आप लोगों को कहा शांति भंग करने का नहीं था। कहते कहते मैंने सामने देखा। सामने की खिड़की खुली हुई थी और मिस फेबियन अपने छज्जे पर खड़ी हुई उत्सुकता से हमारे कमरे की ओर देखते हुए पड़ोसियों को नमक मिर्च लगाकर सुनाने के लिए मसाला इकट्ठा कर रहे थे। मैंने फ़ोन क्रेडिल पर रखा और झटपट खिड़की बंद कर दी। उसी समय नीचे से दरवाजे बंद करने होने की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा, ललिता वहाँ न थी। वह शायद उसी समय वहाँ से हट गई कि जब मैंने फ़ोन कॉल अटेंड की। मैं उसके कमरे की ओर झपटा। ललिता ललिता आवाज़ें दी। सारे घर में सन्नाटा था। मैं तेज़ी से बाहर आया और आते ही नुक्कड़ पर बजती हुई साइकिल की घंटी और ललिता के फ्रॉक का एक सफ़ेद हिस्सा नजर आया जो देखते ही ओझल हो गया। मैं पोर्च की ओर बढ़ा, मगर ध्यान आया कार तो मरम्मत के लिए गई है। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई और चारा न था कि ललिता के पीछे पैदल ही जाऊँ। मैं तेज़ी से गली पार करता हुआ आगे बढ़ा ही था कि बारिश का एक तेज झोंका मुझे भिगो गया। मैं बारिश की परवाह किए बगैर ललिता के पीछे बढ़ना जारी रखा। मुझे ज़्यादा दूर तक न जाना पड़ा। एक टेलीफोन बूथ के करीब मुझे ललिता की साइकिल नजर आई। टेलीफोन बूथ के अंदर ललिता थी, किसी से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसने टेलीफोन क्रेडिल पर लटका दिया। घर का नंबर मिला रही थी। मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, लेकिन पहले कोका कोला पिलाइए। मैंने अपना गुस्सा जब्त किया और तमाशा न बनाना चाहता था। उसे लेकर एक दुकान गया, कोका कोला ऑर्डर कर दिया। अब तक बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? मैंने पूछा, लेकिन ललिता ने कोई जवाब न दिया। मैं समझ गया था कि वह अपने मूड से बात करेगी, जैसे कि उसका स्वभाव था। इस पर उसने इस इत्मीनान से कोका कोला की बोतल को मुंह लगा से पीना आरंभ किया जैसे हमारे बीच कोई बात ही न हुई हो। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। मैं चलने को हुआ तो अभी मेरे साथ होली। इस बार वापसी पर मैं उसकी साइकिल थाम ली। घर पहुंचकर मैंने उसकी साइकिल एक तरफ खड़ी कर दी। पलट कर देखा तो वो कमरे में न जाकर वहीं दरवाजे के पास दीवार से सटकर खड़ी है। मुझे अपनी ओर देखकर वह मुस्कुराई। मैं हल्के से अंधेरे में भी उसकी चमकती आंखें देख सकता था। मैंने उसकी ओर बढ़ना प्रारंभ किया। झगड़े का अंत मुझे अपनी ओर से ही करना था। मुझे अपनी ओर आता देखकर वह हौले से हंसी और मेरी दोनों बाहें की ओर बढ़कर एक घुटने को जरा ऊपर उठाकर बोली, बहुत थक गई हूँ, मुझे ऊपर उठाकर ले चलो। उसकी अदा कुछ नई न थी। उन्हीं अदाओं के बल पर वो मुझे अपने काबू में रखती थी। ललिता कहकर मैंने उसे उठा लिया। मेरे दिमाग में ललिता के व्यवहार, जिद, उद्दंडता के कारण शक के कीड़े गिजबिजाने लगे थे। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि उस जगह को छोड़कर एक बार फिर इधर उधर भटकने की जिंदगी अख्तियार कर लूँ। किसी एक जगह ठहरने पर ललिता के भटक जाने या लोगों को हम पर शक हो जाने का अंदेशा था और मैं उस स्थिति को आने नहीं देना चाहता था। मैंने गाड़ी को ओवरहाल कराया। लोगों में इस बात की चर्चा हो रही थी। पेज नंबर 130 तक अभी तक। थैंक यू।